वो एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था। अकाब जैसी आंखें हर बाहर आते हुए इंसान पे जमाए उमर हयात किसी को तलाश कर रहा था। दफतन उसकी आंखें चमक उठी। उसे बिलागिर वो आदमी नजर आया क्या था। लंबा धड़ंगा, साफ रंगत और मुनासिब नकोश वाला अब्दुल, जिस अस्पताल में मेराज सुल्तान का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल का सीसीटीवी इंचार्ज। उससे चेहरा आधा छुपा रखा था। ये दुबई से पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट थी। उमर गाड़ी से उतरकर उसके सामने आया था। अब्दुल ने उसका चेहरा देखा तो बेख्तियार पीछे हटा। चेहरा लट्ठी की मानिंद सफ़ेद पड़ने लगा। वो इस आदमी को कैसे भूल सकता था। तकरीबन आधे घंटे बाद अब्दुल एक टूटी हुई कुर्सी पे नीम बेहोश पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था। खून फट चुका था। चेहरे पे थप्पड़ और मुक्कों के वासिया निशान थे। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। उमर उसके सामने कुर्सी पे बैठा था, चेहरे पे सख्ती और सफा के लिए। बताओ, तुमसे फुटेज लीड करने का और दुबई भिजवाने का प्लान किसका था? पहले और आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर जवाब मेरी मर्जी का ना हुआ तो बहुत बुरा होगा। अब्दुल ने चंद लंबे लंबे सांस लिए। शाहताज, उस औरत का नाम शाहताज था। वो बामुश्किल बोल रहा था। उमर के हाथ के मुक्के उसके लिए अजाब साबित हुए थे। वो मेरे पास आई थी, वकील थी। उससे कहा फुटेज लीड कर दूं वरना वो मुझे मार देगी। मैंने फुटेज लीड कर दी और उसने मुझे दुबई भेज दिया। लेकिन कल मुझे पता चला कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और मुझे वापस आना पड़ा। खुदा के लिए अब मुझे छोड़ दो। वो अटक अटक कर नकाहत से कह रहा था। गर्दन अब भी ढलकी हुई थी। उमर आंखें छोटी किए उसको देख रहा था। शाहताज ने फुटेज क्यों डिलीट करवाई? क्या वो मेराज सुल्तान के कमरे में गई थी? नहीं, वो बस किसी की मदद कर रही थी। वो बस कातिल की मदद कर रही थी। मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो मोहरा नहीं है, वो मददगार है। मेरे जाने के बाद जज साहब के कमरे में कौन आया था? शम्स सुल्तान, और उसके बाद सफ़ीर सुल्तान। और कोई नहीं आया। फुटेज में बस यही लोग थे। उमर उठ खड़ा हुआ। यह आदमी और कुछ नहीं जानता था। हारून ने मोबाइल नीचे कर लिया। अब मुझे मुझे मेरे घर जाने दो। मेरी बेटी बीमार है। जाने दो मुझे। वो बेहोश होने के करीब था। उमर अपने मोबाइल पे एक नंबर डायल कर रहा था। कॉल मिली तो उससे मोबाइल कान से लगाया। अजीम, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, बंदे भेजो। यहाँ एक बंदा है। मुझे ये अगले 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे नजर आना चाहिए। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ये बंदा बाहर आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसे सख्ती से कहकर कॉल काट दी। हारून ने उसको सब कुछ बता दिया है, अब इसे बख्श दो वाली नसों से देखा था। और फिर उमर ने भी उसको इसकी जगह तुम्हें भेज दूं वाली नसों से देखा था। हारून लाहौल पढ़कर रह गया। अब क्या कहेंगी आप शाहताज साहबा? उमर उसे करीब खड़ा तंजिया सा कह रहा था। शाहताज ने बदकत थूक निकला था। सांस दूर कहीं सीने में अटका था, लेकिन उससे गर्दन अकड़ाए रखी। उसकी मुर्दा होती आंखों में अब भी रूहानियत थी। नाकाबिले तहसीर होने का अज़्म था। उससे गर्दन झुकाने सीखी ही नहीं थी, या फिर अब तक गर्दन तोड़ देने वाला वार हुआ ही नहीं था। उससे आंखें उठाई, उनको उमर की आंखों में गाड़ा। मैं तुमसे नहीं डरती उमर। मैं इन छोटे मोटे कीड़ों से नहीं डरती। मैं समंदर की सबसे बड़ी बला हूँ। मैं इस ज़मीन की सबसे बड़ी बला हूँ। मुझे मत डराओ उमर। मैं खौफज़दा नहीं होती। मैं सब कुछ निकल जाती हूँ। दुख, बीमारी, बदनामी, खौफ, मेरे मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक बार फिर कहकर जाने लगी। वो लॉन्च के धाने पे थी जब एक आखिरी पुकारी वार हुआ। शाहताज के मोबाइल ने एक बीप बजाई। उससे मोबाइल उठाया, मैसेज खोला। स्क्रीन पे नजर पड़ते ही उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया। लट्ठे की मानिंद सफ़ेद। आंखों की जोत बुझ गई। दिल रुक गया। सांस भी रुक गई। वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट सी, जिनमें साफ साफ लिखा था कि शाहताज को एक ज़हनी आरसा है। वो एक महरूम बचपन गुजारने वाली औरत है, और अब वो किसी भी बच्ची या बच्चे को बाप का प्यार मिलते नहीं देख सकती। वो एक बेतुकी मोहब्बत करने वाली औरत है। उससे एक अधूरी जवानी गुजारी। उसकी शादी किसी की वजह के बायस ना हो सकी, और अब वो किसी भी लड़की की शादी उसकी पसंद से होते नहीं देख सकती। सुर्ख जोड़ा और पीला जेवर उसे ट्रिगर करता है। वो अमूमन शादियों में नहीं जाती, और अगर वो अभी चली जाए तो कई कई दिन डिप्रेशन में रहती है और खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। कुछ अरसे से उसका डिप्रेशन हद से तजावुज़ करने लगा था, और इसी वजह से उससे अपनी भतीजी का कत्ल किया, और इसी वजह से उसे खालिद सुल्तान के अगवा में मददगार बनने की हामी भर ली। ये तमाम बातें उससे अपने डॉक्टर के सामने कबूल की थीं।
नीचे डॉक्टर का एक माजरती नोट था जिसमें लिखा था कि वो अपनी क्लाइंट की पर्सनल बातें या उनके सेशन के दौरान होने वाली बातें क्लाइंट प्रिविलेज के तहत नहीं बता सकते। लेकिन कुछ अरसे से उनकी पेशेंट की सरगर्मियां मशकूक और नुकसानदेह होने लगी थीं और अपने पेशेंट की जान और उनकी हिफाजत उनका फ़र्ज़ है, इसीलिए वो ये बातें बताने पे मजबूर हो गए। अब क्या हारून की बारी थी। उससे कहना शुरू किया। शाहताज साहबा, सोचें, अगर ये तमाम रिपोर्ट्स मीडिया के सामने आ गईं, तो आपका क्या होगा? आपका करियर पूरी तरह मुतासिर होगा और आपकी साख तबाह हो जाएगी। लोग आपको केस देना तो दूर, आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कोई आपकी बीमारी को बीमारी नहीं समझेगा। सबको लगेगा ये आपका हसद है, ये आपकी जलन है। कोई आपको अपनी शादी में नहीं बुलाएगा, कोई आपको अपने घर किसी तकरीब में नहीं बुलाएगा। आपका सोशल सर्कल तबाह हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगी शाहताज। आपसे मिलने बात करने वाला कोई नहीं रहेगा और फिर डिप्रेशन बढ़ेगा। आप मज़ीद बीमार होंगी और आपके पास इलाज के पैसे भी नहीं होंगे। फिर आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा और एक दिन आप पागल हो जाएंगी। आप दीवारों से सर फोड़ेंगी। आप एक घटिया मरी हुई गंदी जिंदगी गुजार कर मर जाएंगी। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। शाहताज की आंखें नम होने लगी थीं। हारून कहे क्या। आप मर जाएंगी शाहताज, और कोई आपकी लाश को कंधा तक नहीं देगा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं। ना जाने कितने दिन आपकी लाश कमरे में सड़ती रहेगी, गलती रहेगी, या फिर शायद किसी सड़क पे पड़ी रहेगी। गिद्ध आपको नोच खाएंगे। बस बस बकवास बंद करो। वो एकदम ताड़ी थी। शाहताज की आंखों में खून उतर आया था। वो मुड़ी और जख्मी शेरनी की तरह उमर पे चपटी थी। वो उसका कॉलर पकड़े पूरी तरह ताड़ रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उमर ने एक झटके से खुद को आज़ाद करवाया था। शाहताज की कलाइयाँ अब उसके हाथ में थीं। क्या कर रही हैं बीबी? खुदा का खौफ करें, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। वो उसकी आंखों में देखकर सरगोशी कर रहा था। शाहताज पे तो मानो जुनून सवार हो गया था। वो एक बार फिर उमर पे झपटना चाहती थी जब हारून की आवाज़ से उसको जमा दिया, बर्फ कर दिया, सुन कर दिया। आपके बैकयार्ड में माही की लाश के साथ और क्या क्या दफन है हम जानते हैं। वो एकदम फ्रीज हो गई। उसकी सारी दुनिया फ्रीज हो गई। उमर ने उसकी कलाई आज़ाद की। वो शाकी अंदाज से पीछे होती गई। उसका सफ़ेद चेहरा अब मुर्दू से भी बदतर था। वो अपने कीमती कपड़ों की परवाह किए बगैर नीचे ठंडे फर्श पे बैठ गई। क्या चाहते हो? उससे मुर्दा आंखें उठाकर 3 लफ्ज़ से सवाल किया। आपके ऊपर कौन है? हाले का अगवा और जज साहब के कत्ल के बारे में आप क्या जानती हैं और कितनी मुलव्विस हैं, सब बताएं। उमर उसके सामने रख के सोफे पे टांग जमाए बैठ गया। हाले ने सांस रोक लिया। अगर इसने उमर का नाम ना लिया तो? उसका दिल रुक गया। अगर इसने उमर का नाम ले लिया तो? दिल अब भी रुका था और पहले से ज़्यादा शिद्दत से रुका था। शाहताज ने कुछ कहना शुरू किया। लेकिन एक मिनट, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि उमर हयात के पास शाहताज का राज कैसे आया? कदाल पे लगी गीली मिट्टी और घास सेक कर उमर ठटका था। लेकिन वो घास कुदरती घास नहीं थी। उससे कदाल पे लगी घास को उंगलियों के पोरों से उठाया। उमर हयात घास को जानता था। उससे अपनी माँ के बगीचे में लगी घास को अपनी साइकिल से रौंदा था। उसने स्कूल के ग्राउंड में लगी घास को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से तोड़ा था। उसने कहीं घास पे बैठकर पढ़ा था, घास पे बैठकर खाया था। उसे घास से दुश्मनी भी थी और मोहब्बत भी। वो उसके हर रंग से वाकिफ था। ये घास नहीं थी, ये ग्रास कारपेट था। और किसर के लॉन में 80 घास उगी थी। ये घास किसर के बैकयार्ड की थी। उसे बैकयार्ड चेक करना था। उसे एक नज़र अपने पीछे खड़े हाले को देखा और उठ खड़ा हुआ। वो कम से कम अपनी बीवी के होते हुए कोई रिस्क नहीं ले सकता था। हाले और लैल को बाहर सड़क पे छोड़कर वो हारून के साथ अंदर आया। किसर का सिक्योरिटी सिस्टम सख्त और चाको चौबंद था। लेकिन जब जड़ें खोखली हों तो इमारत को गिरने में वक्त नहीं लगा करता। और इस इमारत में घाक लगाने वाली मेडोना एडसन थी। वो हारून के साथ वापस आया, लेकिन दखली दरवाजे से नहीं। उससे अपने लिए पिछला दरवाज़ा मुंतहिब किया। बैकयार्ड ताहद्दे निगाह वसी आरज़ी पे फैला था। उमर संजीदा था। उसकी नज़रें एक्सरे कर रही थीं, जबकि हारून की मुतसब्सब थीं। ठीक है, मान लिया तुम गरीब रहे हो, लेकिन तुम पुलिस वाले हो। इतनी अकल तो तुम में होनी चाहिए कि शाहताज अपना पैसा यहाँ अपने लॉन में कभी नहीं रखेगी।
वो उमर के पीछे चलते हुए कह रहा था। शाहताज का सारा पैसा कंस की गैर कानूनी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आता है। उससे कहना शुरू किया। पिछले कुछ अरसे तक शाहताज और उसके भाई का सारा पैसा वो दोनों बैरूनी मुल्क मुंतकिल करते रहे थे, क्योंकि उस हुकूमत में उनके लोग थे। उसका भाई इन्वेस्टर था, पैसा मुंतकिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो चलते हुए रुका, माही की कब्र से जरा फांसे हुए पंजे के बल बैठा। लेकिन इस हुकूमत में नए लोग हैं, नई रकमें हैं, नए मुआहदे हैं। उससे कहना जारी रखा। ये हुकूमत उनसे ज़्यादा चार्ज करेगी, मुख्तलिफ मुआहदे करेगी। यहाँ ताल्लुकात बनाने में वक्त लगेगा और शाहताज इस वक्त रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। माही के वाक़ये के बाद वो काफ़ी मुहतात हो गई है। उसे पार्टी इसीलिए दी है ताकि वो इस नई हुकूमत के नए लोगों से नए मुआहदे कर सके। क्या तुमने उसकी इनवाइट लिस्ट नहीं देखी? वो बोल रहा था और हारून गौर से सुन रहा था। मैं घास को पहचानता हूँ और ज़मीन को भी। ये ज़मीन जरखेज़ है, जिस तरह घर का लॉन। जब वहाँ कुदरती घास है तो यहाँ घास का कारपेट बिछाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? वो मेकानी अंदाज से पूछ बैठा। कुदरती घास उखाड़ोगे तो वो उजड़ जाएगी, दोबारा नहीं लग सकती। लेकिन घास का कारपेट, उसे जितनी दफ़ा उठाओ बिछाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे बार बार खोदा जाता है। शायद यहाँ रकम रखी जाती है या फिर यहाँ से रकम ली जाती है। जो भी है, हमें इस जगह को खोद कर चेक करना होगा। वो संजीदगी से कह रहा था। हारून खामोशी से बस सुने क्या। वो अपनी आंखें छोटी किए घास के इस हिस्से को देख रहा था। काफी देर तक उसी पोजीशन में उसी जगह बैठा रहा। अब क्या फातिहा ख्वानी करोगे? हारून तिलमिला ही गया। फातिहा ख्वानी करूं या नहीं, लेकिन अब अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं बनाऊंगा। यकीन करो हारून, कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। रही शाहताज, तो शाहताज दीन से कितनी करीब है तुम तो जानते होगे। उसका लहजा नॉर्मल था। हारून चल कर रह गया। थोड़ी देर बाद उमर ने हारून को नीचे बैठने का इशारा किया। वो चारों न चार बैठ गया। ये देखो हारून, इस घास को गौर से देखो। इस जगह को खोदा जाता है। उससे उंगली से इशारा करके बताया। वहां गीली मिट्टी नजर आ रही थी और घास उखड़ चुकी थी। उमर ने घड़ी देखी, फिर उठ खड़ा हुआ। हम आज रात यहाँ खुदाई करेंगे। अब चलो, कोई आ सकता है। दिन ढल गया, रात आ गई। वो दोनों रात तारीकी में एक बार फिर उस बैकयार्ड में थे। मेडोना उनके करीब अकीदत से हाथ बांधे खड़ी थी। आप श्योर हैं कोई उठेगा नहीं? उमर ने कोई 10वीं बार ये सवाल दोहराया था। मेडोना तसल्ली देने वाले अंदाज से मुस्कुराई। मैंने घर के मुलाजमीन के खाने में नशावर दवाएं मिला दी थी। शाहताज मैडम और इसाक कबीर साहब सुकून की दवा लेकर सोते हैं। वो सुबह तक नहीं जागेंगे। वो रुकी। ये सब कुछ आप भलाई के लिए कर रहे हैं ना? मेरा मतलब है, मेरी कुर्बानियां रायगा तो नहीं जाएंगी ना? मेरी मालकन का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? वो मुतसब्सब थी। उमर के साथ खड़े हारून की आंखें जख्मी हुई थीं। वो किसी के अकीदे से खेल रहे थे। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? उमर ने पलकें झपकाकर उस औरत को तसल्ली दी थी। महल का सा अंधेरा, और उस अंधेरे में बेलचा और कुदाल लिए खड़े दो मर्द। हब्स और गर्मी की वजह से दोनों के जिस्म पसीने से शराबोर थे। उनके पीछे जरा से फासले पे दो लड़कियां भी थीं। एक गोरी रंगत वाली हाले और सांवले चेहरे वाली लैल। उन दोनों के हाथ में कुछ था, हथेली जितनी लंबी और चौड़ी डिवाइस, जिससे वो लोहा या पीतल ट्रेस कर सकते थे। अगर हम पकड़े गए तो शाहताज इसी लॉन में हमारी कब्र बनाएगी। कमर झुकाते मिट्टी खोदते हुए हारून शायद बोला था। दफातन वो सीधा हुआ। हल्की दाढ़ी वाले चेहरे पे पसीना था, थकन थी। अगर मैं आज रात मारा जाऊं तो मेरे पीछे मेरी पेंटिंग मुकम्मल कर लेना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आह, क्या क्या ख्वाब देखे थे। इम्पोर्टेड कलर्स खरीद कर लाया था मैं। वो सदमे से कहकर दोबारा झुक गया। और अगर मैं पकड़ी जाऊं तो तुम्हें मेरी कसम लगे अल्फा, मुझे अपनी गोली से मार देना, लेकिन शाहताज के हवाले ना करना। कमबख्त मेरे जिस्म का एक एक पुर्जा निकाल लेगी। उससे क्या पता मैं 16 ग्लास पानी पीती हूँ ताकि मेरे गुर्दे सेहतमंद रहें। लैल ने बोल कर झुरझुरी ली थी। उमर सीधा हुआ और मोबाइल पे कुछ देखती हाले को देखा। आपकी कोई फरमाइश नहीं है? मैं जानती हूँ तुम मुझे मरने नहीं दोगे। हाले ने सर नहीं उठाया था। और आपको ये खुशफहमी क्यों है? क्योंकि मैंने तुम्हारा उधार देना है। क्या तुम अपने 30 लाख भूल गए हो? हाले ने गर्दन उठाकर उसको देखा। मैं जानती हूँ, जब तक तुम अपने पैसे नहीं ले लेते तुम मुझे मरने नहीं दोगे। वो कहकर दोबारा अपने मोबाइल पे झुक गई। उमर की आंखें चमक उठी।
उसके सारे जिस्म में सरशारी दौड़ गई। बस पैसों का जिक्र हो और इस आदमी का चेहरा देखने वाला हो जाता है। लैल चलकर बड़बड़ाई थी और फिर एकदम उन दोनों मर्दों के कदाल किसी चीज से टकराए थे। ठक की एक जोरदार आवाज गूंजी थी। उन चारों का सांस एक साथ रुका था। कदाल पकड़े उनके हाथ रुके थे। मोबाइल थामे उनके हाथ सुन हुए थे। काफी देर की जुदोजहद के बाद उन दोनों ने बिलाए ट्रंक बाहर निकाल लिया था। उस पे एक ताला लगा था जिसे उमर ने कदाल से तोड़ दिया था। शोर मत करो, कहीं शाहताज उठ ना जाए। हारून का एक ही गम था, नहीं उठती तुम्हारी शाहताज। मैंने उसके दूध में 500 mg की नशा आवर दवाई मिलाई है। लैल ने उसको तसल्ली दी थी। और सीसीटीवी, उनका क्या होगा? हमारी शक्लें तो आ गई हैं ना? हाँ आ गई थी, लेकिन मैंने किस्से कबीर का पूरा सिस्टम हैक करवा लिया है। सब कुछ लीड हो जाएगा, फिक्र मत करो, हम नहीं फंसेंगे। उसी वक्त उमर ने ट्रंक का दरवाजा खोला था। ओह माय गॉड! उन तीनों के मुंह से बेख्तियार यही निकला था। लैल भुखलाकर पीछे हटी थी। हारून शशर सा खड़ा था। आले ने अपना सांस तक रोक लिया था और उमर उमर बस फटी फटी आंखों से ट्रंक को देख रहा था। ट्रंक में पैसा था, बहुत पैसा था। नोटों की गड्डियां थीं और अनगिनत थीं। इतना पैसा तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो चारों बेदम होकर ट्रंक के चारों तरफ गिर पड़े। वो इस पैसे का जलवा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। ये पैसा ईमान हराम कर रहा था। इतना पैसा! काफी देर तक वो चारों उसी तरह शल बैठे रहे, खामोश, गुमसुम। उन चारों में से किसी एक ने भी इतनी जुर्रत नहीं की थी कि एक बार उठकर एक दूसरी नजर उस ट्रंक पे डाल सके। ये कितना पैसा है? काफी देर बाद लैल की आवाज आई थी। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सवाल के बदले सवाल करने वाला उमर था। एक महल जैसा घर, वो ख्वाब की सी कैफियत में बोली। इन पैसों से तुम 1000 घर खरीद सकती हो। लैल का सांस रुक गया। ये पैसा कितना है? अब के सवाल करने वाली खाले सुल्तान थी। उसके सवाल करने में भी एक शान बेनियाजी सी थी। गर्दन अकड़ा रखी थी। एलीट क्लास की मगरूर लड़की। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सवाल करने वाली लैल थी। हीरों की सबसे बड़ी, सबसे मुनफरिद कलेक्शन। उससे आंखें बंद करके एक जज्ब से कहा। ये इतना पैसा है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना सही, लेकिन एक अच्छी हास्य कलेक्शन बन सकती है। जवाब देने वाला हारून था। काफी देर तक एक बार फिर खामोशी छा गई। ये पैसा कितना है? अब के सवाल करने वाला हारून था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सवाल करने वाला उमर था। हारून चंद लम्हा सोचता रहा। अनलिमिटेड कैश, ऐसा पैसा जो सारी जिंदगी चलता रहे और मुझे काम ना करना पड़े। मैं बस पेंट करूं, लेकिन पैसे के लिए नहीं, अपने लिए। ये पैसा इतना है कि इससे तुम्हें पूरी 2 जिंदगियां कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामोशी, एक बार फिर खामोशी। हसद भरी खामोशी, शर भरी खामोशी, शैतान के वरगलाने और ज़मीर की सो जाने वाली खामोशी। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उन तीनों ने बायक वक्त पूछा था। उमर रुक सा गया, फिर नजर मोड़ ली। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी कार कलेक्शन। ये पैसा हम सबकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। हाले की हल्की सी आवाज आई थी। ये पैसा हमारी जिंदगी बना सकता है। अब क्या लैल बोली थी। ये पैसा हमें सारी दुनिया में मुमताज करेगा। हम हुकूमत करेंगे। हारून आसमान को देखते हुए बोला था। तुम सही कहते हो, ये पैसा दुनिया बना देगा। उमर ने ताकीद की थी। शैतान के फलफलाने की आवाज़ बंद हो गई। हर तरफ हसद का सकूत फैल गया। ये सब तुम्हारी चची फरवा सुल्तान के कहने पे हुआ है। लौज के फर्श पे बैठी शाहताज खुश आंखों से बता रही थी। हाले ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। तुमने मुझे तन्हाई में जलील किया था। मैं तुम्हें महफिल में रिस्वा करूंगी। वो तुमसे नफरत करती है और कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम उसकी बहू बनो। वो तुम्हारी शादी के लिए राजी हुई थी, लेकिन अपनी शर्तों पे। उससे तुम्हारी शादी के लिए राजी होने का बदला तुम्हारे दादा से अटॉर्नी की सूरत में लिया था। वो तुम्हें और मेराज सुल्तान को सारी दुनिया के सामने जलील होते देखना चाहती थी। मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदारों को भी बुलाऊंगी। मैं चाहती हूँ ये दिन यादगार हो, बेहद यादगार। शाहताज कह रही थी और हाले सुन रही थी। उससे एक बार भी नजर उठाकर किसी को देखा तक नहीं था, उमर को भी नहीं। उसे लगा था अब वो कभी उमर से नजर नहीं मिला सकेगी। फरवा ने वही मिर्जा से डील कर ली कि अगर वो तुम्हें तुम्हारी शादी की रात घर पहुंचने ना दे तो फरवा हेवन उसके हवाले कर देगी।
कैसे? ये उसका काम था। तुम लोग को लगा था मैं मोहरा हूँ या फिर मेरे ऊपर कोई और है। गलत लगा था। ना मैं मोहरा हूँ, ना मेरे ऊपर कोई और है, और ना ही मैंने ये सब कुछ अपने ज़हनी आरसी की वजह से किया। उससे अपने सामने खड़े उमर की पुरतपिश आंखों में देखा। मैं शरीकदार थी, वहीं मेरा पैसा सफ़ेद करता था, और इस दफ़ा हेविन को खरीदने की सूरत में भी मेरा पैसा सफ़ेद होना था। हेविन फ़हीम को नहीं, मुझे चाहिए था। वो रोबोटिक मशीनी अंदाज में बता रही थी। हाले का दिल किया था उसके मुंह पे हाथ रख दे, या फिर कम से कम उससे वक्फे से बोलने का कहे, लेकिन वो बस सुनती रही, खड़ी रही, साकिन, शस्टर। नदीम एक डिस्ट्रैक्शन था। हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हमारा प्लान हमारी नाकारा पुलिस के लिए था। उमर इस सब में कैसे शामिल हो गया, हम सबको पता भी नहीं चला। उमर को किसने ट्रैप किया? हाले की फंसी फंसी सी आवाज़ बाहर निकली। याकूत और नू ने। असल में याकूत तुमसे बदला लेना चाहता था। तुमने मॉल में उसके साथ जो कुछ किया, वो उसके लिए अना का मसला बन गया था। याकूत और नू? उसके लब नासमझी से फड़फड़ाए। हारून आगे आया, अपने मोबाइल पे एक तस्वीर उसके आगे की। हाले ने अपना कामता हाथ उन दोनों की तस्वीर में नजर आते चेहरे पे रख दिया, ऐसे कि बस उसकी आंखें नजर आएं, और फिर उससे कर्ब से आंखें बंद कर ली। ये वही आंखें थीं, बिल्कुल वही। उसे ये आंखें याद थीं। वो शायद सारी जिंदगी इन आंखों को भूल नहीं सकती थी। शाहताज ने कहना जारी रखा। उमर की गाड़ी उनको किसी ग्रोसरी स्टोर के बाहर मिली थी। गाड़ी उमर का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, लेकिन नू उस गाड़ी को पहचानता था। उन्होंने ये सब कुछ उमर पे प्लान किया क्योंकि वो दोनों उमर से भी बदला लेना चाहते थे। मिराज सुल्तान के कत्ल में मैं हरगिज़ मददगार नहीं हूँ। मुझसे बस सीसीटीवी डिलीट करवाने को कहा गया था। मैं बस इतना जानती हूँ और बस। मैं क्यों आपका यकीन कर लूं? सबूत दें। उमर की चुभती आवाज़ पे वो उठ खड़ी हुई, अपना मोबाइल उठाया, चंद बटन दबाए, मोबाइल को दीवार गिर एलसीडी के साथ कनेक्ट किया। अब उस पे एक होटल स्वीट का मंजर था। सोफे पे बैठी फरवा सुल्तान और उसके सामने बैठा फ़हीम मिर्ज़ा। हाले नम आंखों से स्क्रीन को देखी गई। उसे लगा था बसारत अजाब है। उसे लगा था समात अजाब है। आज उसे लगा था जिंदगी अजाब है। आधा मरा मर्द कारोबार के मामलात नहीं संभाल सकता। अल्फाज से ये सहर। हाले को अपना सारा जिस्म सब्ज़ महसूस हुआ। लैल ने हाले को तासुब से देखा। हारून सर झुकाए खड़ा रहा। मनाजिर ख़त्म हो गए, आवाज़ें बंद हो गईं, स्क्रीन तारीक हो गई, लेकिन हाले अब भी मुर्दा चेहरे के साथ स्क्रीन को तक रही थी। उसकी आंखें साकित हो गई थीं। पलकों पे ठहरी नमी को उससे अंदर धकेल दिया था। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था वो यहीं बैठकर दाड़े मार मार कर रोए। उसे लग रहा था जैसे टांगों से जान निकल रही हो, लेकिन वो खड़ी थी। ना जाने क्यों खड़ी थी, अपने पैरों पे खड़ी थी, गर्दन ऊंची किए, आंखें सेद में रखे। शाहताज अपनी जगह से आगे आई, कदम कदम चलती उमर के सामने आकर खड़ी हुई। मैं यही जानती थी उमर, मेरा तुमसे और तुम्हारी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। और आसान से कह रही थी, बेहतर होगा अब तुम यहाँ से जाओ और मेरे बैकयार्ड को भूल जाओ। माही के मंगेतर का कत्ल, माही का कत्ल, मेरी बीमारी, अब इन सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वो उमर के बिल्कुल सामने आकर ठहरी, बहुत करीब। आमतौर पे औरतों का मर्दों के इतने करीब खड़े होना हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है, लेकिन ना जाने क्यों शाहताज को इस तरह किसी मर्द के करीब खड़े देखकर कुछ अजीब, कुछ नया नहीं लगता था। अगर तुमने वास्ता रखा उमर, उससे आवाज़ सरगोशी जितनी हल्की कर ली, चुभती हुई खुश्क आवाज़, तो मैं किसी न किसी दिन इस मेस से निकल ही आऊँगी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें कब्र तक छोड़ कर आऊँगी, याद रखना। वो सर सा कहकर दूर हटी। उमर ने हाले को देखा, नज़र से नज़र मिली। आज उसे ये आंखें दुनिया की सबसे हसीन आंखें लगी थीं। बदगुमानी की पट्टी हट चुकी थी। बेतबारी की दीवार गिरकर चिकनाचूर हो चुकी थी। नफरत का धुंधला शीशा जैसे साफ हो गया था, चमकता हुआ, बेदाग। वो उसे ही देख रही थी। हाले को आज एक बार फिर ये आंखें अपनी लगी थीं, बहुत अपनी, बहुत करीबी, जैसे उस रात उस सड़क पे लगी थी। उसे ये चेहरा हमदर्द लगा था, जैसे उस दिन उस मॉल में लगा था। उससे निगाहें फेर लीं, वो उसे नहीं देख सकती थी। जाहिर है अब वो उससे नफरत करेगा।
अब हमें चलना चाहिए, मेरे मेहमान मेरा इंतज़ार करते हुए थक गए होंगे। शाहताज की आवाज़ उनको होश में लाई थी। वो चारों जिन कदमों के साथ आए थे, उन्हीं से वापस मुड़ गए। लेकिन क्या वाक़ई वो चारों उन्हीं कदमों के साथ वापस गए थे? बाहर आकर उस वसी लॉन में वो चारों एक ही टेबल के गिर्द खड़े हो गए। हाले उम्र के बराबर खड़ी थी। सब कुछ पहले जैसा होकर भी पहले जैसा नहीं था। उसके आंसू गिरने को बेताब थे। दिल जैसे फट रहा हो। रूह अंदर ही अंदर जख्मी हो रही थी। उसे वावा याद आ रहे थे। उमर ऐसा नहीं कर सकता। उससे आंखें बंद की। एक आंसू गाल पे लुढ़क गया। जिसने आपके साथ बुरा किया है, मैं उसे चौक पे खड़ा करके दरे मारूंगा। उससे आंखें खोली। दोनों आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकले थे। उससे गर्दन झुका ली और रोती गई बेआवाज। रोना बंद करें हाले। आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं और आपके दुश्मनों को खुशी। आप किसकी साइड पे हैं? वो इतनी हल्की आवाज में हाले के करीब झुककर बोला था कि वो खुद भी बामुश्किल सुन सकी। हथेली की फुर्श से आंसू साफ किए, फिर गर्दन अकड़ा कर सीधी खड़ी हुई। आंखें अब भी सुर्ख थीं। उमर ने एक पल को उन आंखों में देखा, फिर मुंह मोड़ लिया। क्या तुम मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा या मुझ पे हंसी नहीं आ रही? वो ना जाने क्या सुनना चाहती थी। आपसे बस एक ही चीज़ महसूस होती है, अकीदत। इसके अलावा ना कभी कुछ महसूस करने की कोशिश की है और ना करना चाहता हूँ। अपनी औरत को रुलाना, उसे टूटा हुआ देखना मर्दानगी का सबसे निचला लेवल है और उमर हयात वहाँ कभी नहीं जाएगा। सो सीधी खड़ी रहें, एलीट क्लास की मगरूर लड़की की तरह। वो नरमी से बोलकर आगे बढ़ गया। उसे किसी दोस्त से बुलाया था, वो उसकी तरफ चला गया। हाले ने अपने सामने खड़े एक बूढ़े होते आदमी को देखा। उसने हाले को देखा। एकदम दोनों की आंखें चमकी। बूढ़े आदमी की आंखों में शनासाई जागी। हाले की आंखों में इंतकाम ने सर उठाया। वो गर्दन सीधी रखे मगरूराना चाल चलती उनके करीब गई। बूढ़े आदमी ने बेख्तियार उसको सीने से लगाया, फिर उसका माथा चूमा। मेरी बेटी कैसी है? उन्होंने हाले को हनूस गले से लगा रखा था। मैं आपसे खफा हूँ अंकल, आप इतना अरसा मुझसे मिलने ही नहीं आए। वो नारूठेपन से कह रही थी। बूढ़े आदमी ने नरमी से उसे खुद से अलग किया। मैं मेराज सुल्तान की मौत के बाद कई बार सुल्तान मंजिल आया हूँ। कोई तुम्हारा पता बताने को ही तैयार नहीं। और वो सफ़ीर, वो तो बदतमीजी ही करने लग गया। वो उसे बता रहे थे। हाले सुने जा रही थी। वो सब छोड़े, मुझे आपकी फेवर चाहिए, अभी इसी वक्त। हाले ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। आदमी मुस्कुराया। क्या कोई हाले को इनकार कर सकता है? वो मोहब्बत से बोले। उनसे जरा दूर मेज से गिर खड़े हारून और उमर ने उसे मुशतबा नसों से देखा था। ये क्या कर रही हैं? उमर ने पूछा था। हारून ने कंधे उचकाए। शाहताज की बर्बादी की तैयारी? आह शाहताज, आह, मुझे तो तुम पे अभी से तरस आ रहा है। वो तुरखम से बोला। फिर गर्दन ऊंची करके रोशनियों से सजे शीशे की इमारत को देखा। सब ढाट पड़ा रह जावेगा। वो होले से बड़बड़ाया। ये आदमी करता क्या है? सामने देखते हुए बोली थी। नैब में आला ओहदेदार है। उसे सर से सरगोशी की। अब की उमर और लैल की आंखें भी तरखम आया था। रात हर गुजरते लम्हे गहरी और तारीख हो रही थी, लेकिन एलीट क्लास के रईसों की पार्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शाहताज को की अच्छी अदाकारा थी, लेकिन इस वक्त वो सख्त गैर आमदे थी। वजह थी वो चार लोग। वो जल्द से जल्द उन चारों को यहाँ से दफान करना चाहती थी। उसका बस नहीं चलता था कि उन चारों को धक्के मार मार कर घर से निकाल दें। उसी लम्हे बाहर से कुछ शोर गुल की आवाज़ आई। गाड़ियाँ रुकने की आवाज़, भारी बूटों से ज़मीन पे कदम रखते लोगों की आवाज़, और फिर दरवाजे पे झगड़ते अंदर आने की कोशिश करते लोगों की आवाज़। शाहताज मेहमानों से एक्सक्यूज़ करती दरवाजे की जानिब गई थी, लेकिन उसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 लोगों की एक टीम ज़बरदस्ती अंदर घुस आई थी। उनका अफसर उनके आगे था। वो सब उसकी मैयत में पीछे पीछे चले आ रहे थे। शाहताज के एहन सामने आकर वो रुका, अपना कार्ड उसके आगे किया। मेहंदी मुनीर फ्रॉम नैब। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में करप्शन से कमाई की एक हतीर रकम है। उम्मीद है आप हमें हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगी। बड़े ही कोई प्रोफेशनल अंदाज में कहकर उससे अपने बंदों को इशारा किया। मेहंदी मुनीर या उसके बंदों में से किसी ने भी कोई खास किस्म का यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था। वो सिविलियन ड्रेस में थे। ये शाहताज के लोग नहीं थे। वो उन्हें रोक नहीं सकती थी। हर दफ़ा छापा मारने वाले लोगों में उसके लोग शामिल होते थे। शाहताज ने बेबसी भरे कर्व से उनको अंदर जाने दिया।
पार्टी तमाशे में बदल गई थी। जो लोग यहाँ खाने पीने और एंजॉय करने आए थे, अब उनको अगले कई दिन के लिए गॉसिप का नया टॉपिक मिल गया था। इसहाक कबीर दबे दबे गुस्से से शाहताज कबीर को देख रहे थे। तुमने उन्हें अंदर कैसे जाने दे दिया? अगर इन लोगों ने बैकयार्ड में जाने की बात कर दी तो हम क्या करेंगे ताज? हम बर्बाद हो जाएंगे। शाहताज ने ठंडी पुरसुकून आंखों से उसको देखा। जब जहर गले से उतरकर जिस्म में उतर जाता है तो उसे थूक थूक कर निकालने का फायदा नहीं होता। ऐसे वक्त में तरियाक जरूरी होता है। मैं तरियाक बना चुकी हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मुझे खुलकर बताओ। वो झुंझलाए थे। शाहताज ने उनको नहीं देखा। वो बस गर्दन ऊंची किए अपने हाथों से बनाए गए किस्से कबीर को देख रही थी। वो लोग यहाँ से पैसा ले जाने आए हैं। घर की तलाशी बहाना है। वो जानते हैं पैसा कहाँ है। हम जंग को होने से नहीं रोक सकते। जंग को हार जाने से भी नहीं बच सकते। हमें हार कर भी माले गनीमत समेटना है। इस पे हमारा हक होगा। ये लोग यहाँ से पैसा ले जाएंगे। मैं इनको रोक नहीं सकती, लेकिन वो पैसा मेरे पास वापस आएगा, ये मैं कर सकती हूँ। उनके रास्ते में 10 शार्प शूटर्स खड़े होंगे। आज कितनी लाशें गिरेंगी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा पैसा नैब के हरजाने में नहीं जाएगा। इतना सारी दुनिया को मैं बता दूंगी। उनकी आवाज़ हर किस्म के जज्बात से आ रही थी, ठंडी, बेजान, बेतासुर। इसहाक कबीर के तने असाब ढीले पड़े। कुछ भी करो ताज, बस पैसा बचाओ। शाहताज ने सर हिला दिया। मेज पे खड़े चारों लोग ये तमाशा देख रहे थे। 10 लोगों की टीम अब बैकयार्ड की तरफ बढ़ी थी। शाहताज के दिल पे किसी ने पैर रखा था। रूह जैसे कब्ज हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही रहा, अच्छी अदाकारों जैसा। आवाज़ें एक बार फिर आने लगी थीं। बेलचे, कदालों की आवाज़, अफसर के हुक्म देने की आवाज़, और फिर ठग की आवाज़। इस आवाज़ पे शाहताज का दिल रुक गया था। सारी दुनिया बर्फ हो गई थी। सारी दुनिया राख हो गई थी। अब आवाज़ें करीब आ रही थीं। 10 लोगों में से कुछ लोग उस ट्रंक को उठाए चले आ रहे थे। ट्रंक को लाकर लॉन के बीचों बीच रखा गया। बूढ़ा आदमी चेहरे पे भरमी लिए शादात से कुछ कह रहा था। मजमे में दबी दबी सरगोशियाँ होने लगीं। हाले अपनी जगह से आगे आई, कदम कदम बढ़ाती वो शादात के करीब आ रही थी, जब उमर उसके पीछे था। ये तय नहीं हुआ था पार्टनर। उसी कंधे के पीछे से बोला। जिल्लत आखिरी लम्हे में तय हो जाती है। शाहताज को पता चलना चाहिए कि लीड क्लास की ये मगरूर लड़की क्या कुछ कर सकती है। वो बिल्कुल उसके पास आकर रुके थे। ट्रंक का ढक्कन उठाया गया। शाहताज का दिल धक से रह गया। इसहाक कबीर दिल पे हाथ रख के पीछे को हुए। ट्रंक की तह में बस आखिरी कुछ रकम थी। 10-10 रुपए की नोटों की गड्डियाँ, चंद सिक्के और एक मुंह चिढ़ाता इमोजी बॉल। शाहताज का दिमाग भग से उड़ा था। चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। दिल रुक गया, सांस रुक गई। ये नहीं हो सकता। उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। वो शाखी अंदाज से पीछे होने लगी, फिर घास पे गिर गई। मेरा पैसा, मेरा असासा, मेरी कमाई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा पैसा। वो बड़बड़ा रही थी, हल्की शाखी आवाज़ में। वो खुद को घास पे घसीटती पीछे होती चली जा रही थी। इसहाक कबीर चीख रहे थे, रो रहे थे। 10 लोगों में से एक आदमी का किरपान पकड़े ताड़ रहे थे। सारा मजमा उनकी बर्बादी देख रहा था। शाहताज बस फटी फटी आंखें लिए बंद होते दिल के साथ घास पे नीम मुर्दा सी बैठी थी। ये नहीं हो सकता। मेरा पैसा, मेरा असासा। वो हल्की शाकी सदमे से चूर आवाज से बड़बड़ा रही थी। दफातन शाहताज उठी, जख्मी शेरनी की तरह उमर की तरफ बढ़ी। मेरे पैसे का क्या किया है उमर? वो उसको किरपान से पकड़े सुर्ख चेहरे के साथ गुर्राई थी। अलग के पल चीखी थी, मैं मार डालूंगी तुम्हें, तुम्हारा खानदान बर्बाद कर दूंगी। मेरा पैसा कहाँ है? वो अरबों रुपए थे, तुमने कहाँ किया मेरा पैसा बताओ? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। तुमने मेरा पैसा लिया है, तुमने मेरा पैसा लिया है, मैं जानती हूँ तुमने लिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम कहाँ के सच्चे हो? तुम झूठे हो। तुम हम सब जैसे हो। तुम गाजिब हो, तुम हासिद हो, हरीस हो। तुम मेरा पैसा ले लिया, तुम हासिद हो। तुम्हारे अंदर हमारे जैसा शर है। वो उमर के गिरबान को पूरी तरह झंझोड़ते हुए कह रही थी। वो हाले और उमर के करीब खड़ी चीख रही थी, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं शाहताज, हमारे अंदर शर है। हाले ने उसको देखते हुए कहना शुरू किया, हमें उस पे काबू है। हमारे अंदर हसद है, तो उसका भूखा पेट
भूखा रखते हैं। हम हरीस हैं तो अपने हर्ष की जड़ों को मजबूत नहीं होने देते। हम बुरे हैं लेकिन हमें अपनी बुराई पे काबू पाना आता है। वो एक मान एक शान से कह रही थी। उसकी गर्दन उठी हुई थी और गर्दनें उनकी उठती हैं जिनके गले में स्याह अमालों के पट्टे नहीं होते। शाताज चीख रही थी, पूरी तरह चीख रही थी। उसकी हालत पे किसी पागल का गुमान होता था, लेकिन हाली को उसकी आवाज़ नहीं आती थी। वो किसी और मंजर में थी, कहीं और। शर और हसद अपना फैसला करवा चुका था। वो चारों सर झुकाए दुनिया बनाने का फैसला कर चुके थे, इस बात से अनजान कि जिन फैसलों पर दुनिया में सर झुकाने पड़ जाएं, वो फैसले आखिरत में नेक अमाल का पलड़ा झुका देते हैं। उमर का दिल कुछ कह रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। सिर्फ एक आवाज़ थी जो उसके कानों में चुपके से आकर गूंजी थी, स्याह आंखों वाली मेहरबान औरत की आवाज़। पढ़ो, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। उमर इस आवाज़ से रुख नहीं मोड़ सकता था। उसने बंद आंखों के साथ दोहराया, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ो, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। उसने मेकान अंदाज में बंद आंखों के साथ दोहराया, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। यकदम उससे आंखें खोली। वो तीनों अब भी झुके हुए सर के साथ बैठे थे, ट्रंक से टेक लगाए, एक दूसरे से नजर चुराए। वो उन तीनों के सामने खड़ा हुआ, एक लीडर की तरह, एक अल्फा की तरह। अपनी आंखें बंद करो। उसकी आवाज़ में तहक्कुम था। उन तीनों ने झुकी नसें उठाई, अचंभे से उसको देखा। क्यों? उन तीनों के लब बायां वक्त फड़फड़ाए थे। मैं तुम सबका अल्फा हूँ। क्या तुम लोग मेरे हुक्म पे सवाल करोगे? उसकी आवाज़ में रोब था। आंखें बंद करो, ये मेरा हुक्म है। ये तुम्हारी टीम के अल्फा का हुक्म है। रोब था कि उन तीनों ने बायां वक्त आंखें बंद की। पढ़ो, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। उन तीनों के दिमाग ने कई सारी तवज्जो पेश की थी। वो उसकी बात झुटलाना चाहते थे, इनकार करना चाहते थे, लेकिन ना जाने क्यों वो इनकार नहीं कर सके। लेकिन क्या कोई खुदा के कलाम को इनकार कर सका है? उन तीनों ने बायक वक्त दोहराया था, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। दोबारा पढ़ो। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। वो उनके सरों पे खड़ा दोहरा रहा था और वो तीनों आंखें बंद किए उसकी तकलीद में दोहरा रहे थे, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ना जाने कितनी देर, ना जाने कितनी दफ़ा वो पढ़ाता रहा और वो तीनों उसके पीछे दोहराते रहे। काफ़ी देर बाद वो थक गया था, उसका गला खुश्क हो गया था। वो नीचे बैठा, उन तीनों के सर अब तक झुके हुए थे। चलो, अब हमें चलना चाहिए। तुम सब अपना अपना हिस्सा ले लो। उमर उनको देखते हुए कह रहा था। क्या तुम नहीं लोगे? हारून ने सवाल किया। उमर ने गर्दन उठाई। वो गर्दन उठ सकती थी कि उससे हिर्स और शर का भारी पट्टा उतर गया था और वो गर्दन आज़ाद थी। पैसा मेरा इश्क है और बेईमानी का पैसा इश्क में बेवफाई। उमर हयात बेवफा नहीं है। उससे गर्दन ऊंची रखे जवाब दिया। सब खामोश रहे। उमर भी कुछ नहीं बोला। वो इन कलामात का असर देखना चाहता था जो उससे पढ़ाए थे। वो कोई आम कलामात नहीं थे। मैं किसी की इज्जत की कब्र पे अपने ख्वाबों का महल नहीं बनाऊंगी। लैल की गर्दन उठी थी। मैं किसी का गला दबाकर, किसी का गस्ब किया हुआ माल लेकर, कटी कटी हुई गर्दनों के खून से तर पैसों से अपनी गर्दन के लिए हीरे नहीं खरीदूंगी। आली की गर्दन भी उठी थी। मैं सारी जिंदगी अपने बाप से मांग कर खा सकता हूँ, लेकिन वो गन्स जिन्होंने मुझसे मेरा भाई छीना, जिन्होंने कई घर वालों से उनके रुस्तम छीने, मैं उन गन्स की नाजायज तरसील का पैसा नहीं खाऊंगा। मैं अपने रंगों के साथ खुश रह सकता हूँ। मुझे ये खून से सुर्ख पैसा नहीं चाहिए। उसने जोर जोर से नफे में गर्दन हिलाई थी। बिलाखिर वो चारों अपने शर्ट पे काबू पा चुके थे। हवा में ईमान की ताजगी की खुशबू फैल गई। तुम लोग शामिल हो इस सब में। ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारी नस्ल बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हारा खून चूस लूंगी। मुझे बताओ मेरा पैसा कहाँ है? वो मेरा असासा था। वो मेरा पैसा था। मेरी रकम थी, मेरा इश्क था। मेरा पैसा कहाँ है, बताओ मुझे। वो हलक फाड़ फाड़ कर फटी हुई आवाज में चिल्ला रही थी। उमर ने सर्द आंखों से उसको देखा। उनमें सफाकी थी, जख्मीपन था, तपिश थी। उससे एक झटके से शाहताज के हाथ अपनी गिरबान से हटाए। वो चीख रही थी, रो रही थी, गुस्से दे रही थी। खुदा का खौफ करो बीबी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। उसे एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया और उसे खुद से दूर झटका। वो लड़खड़ा कर दूर हटी, फिर घास पे बेदम होकर गिरी। हाले घुटनों पे हाथ रखे उसके करीब झुकी।
तुमने कहा था तुम मुझे कब्र तक छोड़ कर आओगी। लो, मैंने तुम्हें दफना दिया। तब वो तुम पे शाहताज। वो हकारत से कहकर सीधी हुई और फिर मासूम नम आंखों से मजमे को देखा। मैं यहाँ इनकी दावत पे आई थी, पिछली दुश्मनी खत्म करके सब कुछ भुलाकर नए सिरे से ताल्लुकात जोड़ने। लेकिन यहाँ आकर पता चल गया कि जुबान से कहने से कुछ नहीं होता, दिलों से नफरत निकालना बहुत ज़्यादा अहम है। मैं मज़ीद अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ नहीं रुक सकती। वो अपने मस्तूरी आंसू साफ करते सारे मजमे की हमदर्दी समेटते तकली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खुदा के लिए मुझे बताओ मेरा पैसा कहाँ है। खुदा के लिए मुझे बताओ, तुम क्यों नहीं बताते मुझे। बताओ, वो मेरी उम्र भर की कमाई थी, तुमने उसे कहाँ गर्क किया, मुझे बताओ। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। हारून और उमर ने एक दूसरे को देखा। बता दें। हारून ने बिगड़े हुए बच्चे की तरह नफी में सर हिलाया। हम्म। लेकिन क्या तुम लोग जानना चाहोगे। किससे कबीर का सिक्योरिटी चीफ बिक चुका था, और जब सफाई बिक जाए तो मुल्क की सरहदें गैर महफूज हो जाती हैं। उन्होंने सारे पैसे बैग्स में डाले, बोरियों में डाले। कर्ज वो जिस जिस तरह से पैसा मुंतकिल कर सकते थे उन्होंने किया। वजह के करीब उनका काम खत्म हो गया था। पिछले 2 दिनों की सीसीटीवी डिलीट करवाने के बाद और आगे उसका मुंह अपने तरीके से बंद करवाने के बाद वो चारों सारा पैसा हारून के फार्म हाउस मुंतकिल कर चुके थे। अब मसला था पैसों को ठिकाने लगाना। वो 4 लोग फार्म हाउस के लॉन में कुर्सियां डाले बैठे थे। उनके पास एक हफ्ता था। पार्टी के अगले ही दिन शाहताज उस पैसे को कहीं और मुंतकिल करने वाली थी और वो लोग इस पैसे को कहीं और ले आए थे। इन पैसों का करना क्या है। लैल कोई 10वीं बार ये सवाल कर चुकी थी। ये स्याह है, सबसे पहले इसको सफ़ेद करना है। उमर सोचते हुए कह रहा था। और इसे सफ़ेद कौन करेगा। मेरी बीवी और उसका कज़न। उमर मुस्कुराया था। हम दोनों कैसे। वो दोनों मुतअज्जिब थे। उमर आगे को हुआ। देखिए, हाले आप और हारून अमीर हैं। आपका सर्कल, आपकी सोसाइटी सब अमीर हैं। और अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर डोनेशन देते हैं। हम ये स्याह पैसा उन अमीरों को देंगे और वो लोग अपना सफ़ेद, अपना पेपर वर्क किया हुआ पैसा डोनेट करेंगे, लेकिन इस तरह कि हमारा नाम ना आए। बात अब कुछ कुछ उनकी समझ में आने लगी थी। बल्कि आप रहने दें, मैं खुद कर सकता हूँ। मैं हेवन का मैनेजर हूँ, मेरे पास सब डोनर्स के नंबर हैं और वो लोग वफादार हैं। वो उमर और जज साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बस बैग्स तैयार करें। वो कहते हुए मोबाइल उठाकर बाहर चला गया। अगले 2 दिन उन्होंने कितने बैग्स बनाए, कितने लोगों को दिए, उनके पास कोई हिसाब नहीं था। लैल पूरी तरह उन डोनर्स का कोई राज ढूंढने में गर्क रही। उसके पास मुंह तक धोने का वक्त नहीं था। हारून और खाले पैसों का हिसाब करने में मसरूफ रहे। वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन हुश लिया दिया अंदाज, जैसे उन दोनों के दरमियान कभी कोई ताल्लुक रहा ही ना हो, जैसे लफ्ज़ दोस्ती कभी उनकी आंखों के आगे आया ही ना हो। आखिरी डोनेशन हारून ने अपने बाप के नाम से की थी। ये पार्टी का दिन था और आज एक आखिरी बैग में चंद आखिरी नोटों की गड्डियां डाली जा रही थीं। गलत काम से बनाया हुआ गलत पैसा सही तरीके से सही जगह पहुंच चुका था। कुछ डोनेशन अस्पताल को होने वाली थी, कुछ यतीम खानों को, कुछ ओल्ड होम्स को और कुछ दूसरे ज़रूरतमंद मोहताज लोगों को। पैसा और तरीका दोनों गलत थे, लेकिन भेजने की जगह दुरुस्त थी। शाहताज अब भी घास से बैठी रो रही थी, चीख रही थी, सीने पे हाथ मार मार कर धाई दे रही थी। फिर यकदम उसके सीने में बेतहाशा दर्द उठा था। शायद हार्ट अटैक, शायद एंजाइटी अटैक। वो घास पे गिरी, दर्द से धोरी हो रही थी, लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा था। फिर यकदम मजमे में से एक आदमी, हमजा शाहनवाज आया। उसके करीब घास पे बैठा, उसकी आंखों में फिक्रमंदी थी। उसके हाथ सहला रहा था, उसका चेहरा थपथपा रहा था, लेकिन दर्द था ये कम नहीं होता था। आज कराची शहर ने देखा था बर्बादी क्या होती है, इंतकाम क्या होता है, रुसवाई क्या होती है, सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाना क्या होता है। आज कराची शहर ने देखा था जिल्लत क्या होती है। वो चारों एक दूसरे के कंधे के साथ चलते हुए बाहर आए थे, एक टीम की तरह। उन सब के चेहरे पर सुकून थे, सवाए हाले के। उसके चेहरे पे गिल्ट था, इसराफ था। अना को चोट पहुंची थी, दिल पूरी तरह दुखा था। वो किसी की तरफ देखे बगैर आगे चलती गई। उसके कदम शिकस्ता थे, आंखें नम, दिल दुख रहा था और बहुत बुरी तरह दुख रहा था। हारून ने उसके पीछे जाने को कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। ये हक अब किसी और का था और जिसका था वो उसके पीछे जा चुका था।
लैल ने ताज्जुब से हारून को देखा। तुमसे कहा तो था, खुद गर्ल्स बन जाओ। हारून ने सर झटका, मन सर बदला।